अब आप देख रहे हैं 11वां क्वेश्चन 11th क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। तो इसमें क्या क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 5% सोल्यूशन है केन शुगर का और इसका मॉलिक्यूलर मास दे दिया हुआ है 342, मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है इतना है। और साथ में दूसरा सोल्यूशन दिया है वो है 1% सोल्यूशन है कोई सब्सटेंस का, सब्सटेंस एक्स का, ठीक है। और ये दोनों आपस में क्या है, ये दोनों आपस में है आइसोटोनिक। तो अगर ये दोनों आइसोटोनिक है तो इस सब्सटेंस का पूछ दिया है मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये जानना है कि आइसोटोनिक का मतलब क्या होता है। तो आइसोटोनिक का मतलब होता है कि ऐसे दो सोल्यूशन दोनों का कंसंट्रेशन सेम हो। अगर कोई भी दो सोल्यूशन जिसका कंसंट्रेशन सेम है तो उन दोनों सोल्यूशन को बोलेंगे ये दोनों सोल्यूशन क्या है, आइसोटोनिक सोल्यूशन है, ठीक है। ये ऑस्मोटिक प्रेशर वाले लेक्चर में मैंने आपको डिटेल इसके बारे में पढ़ाया हुआ है। तो अगर दोनों का कंसंट्रेशन सेम है तो ये कंसंट्रेशन बराबर होगा, ये दोनों इक्वल होगा। अब इस यहाँ दिया है 5% सोल्यूशन। तो 5% सोल्यूशन का मतलब ये होता है कि अगर 100 ml सोल्यूशन अगर हम लेते हैं तो इस सोल्यूशन में जो वेट एब्सोल्यूट होगा वो हो जाएगा 5 ग्राम, ठीक है। तो 100 ग्राम सोल्यूशन लिए तो 5 ग्राम इसका वेट होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसके लिए हम क्या निकालते हैं, मोलरिटी इसके लिए निकाल लेंगे। तो अगर इसकी मोलरिटी निकालते हैं तो मोलरिटी का फार्मूला होता है, ऊपर लिखते हैं नंबर ऑफ मोल्स। तो मोल्स निकलने के लिए हो जाएगा 5, इसका मास डिवाइड बाई मोलर मास 342 और डिवाइड बाई वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ये 100 ml में है तो यहाँ पे 1000 का मल्टीप्लाई भी करेंगे क्योंकि ml में है, इसको लीटर में लिखना होता है। तो केन शुगर का जो कंसंट्रेशन आएगा, मोलरिटी आएगा, ये आएगा। अब दूसरे इसकी बात करते हैं, दूसरा सब्सटेंस, इसका मोलरिटी निकाल, इसको लिखते हैं M1, इसके लिए देते हैं M2, इसके लिए निकालेंगे। तो इसका मास जो है वहीं कैलकुलेट करना है। तो इसका मास 1 ग्राम हो जाएगा। तो 1 लिखेंगे किसने में है, 100 में, ठीक है। और साथ में मॉलिक्यूलर मास स्मॉल m, इसी को कैलकुलेट करना है और यहाँ पे 1000 का मल्टीप्लाई। अब इन दोनों को इक्वल कर देंगे क्योंकि ये दोनों है आइसोटोनिक सोल्यूशन। ये इक्वल टू ये 5, 342, 100 ऊपर यहाँ 1000 हो गया, इक्वल टू ये वाला 1 ना और स्मॉल m इंटू 1000। 100 से तो 2 0 कट गया, यहाँ पे भी 100 से 2 0 कट गया, 10 से 10 भी कट गया। अब m बच गया, यहाँ बच गया। तो m की इक्वल टू m जो है मॉलिक्यूलर मास है। मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, 342 डिवाइड बाई 5। तो अगर इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 68.4 इतना ग्राम। तो जो सब्सटेंस होगा उसका जो मॉलिक्यूलर मास होगा, मॉलिक्यूलर मास इतना हो जाएगा, ठीक है, इतना ग्राम पर मोल। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर हो जाएगा सी। 11वें का आंसर है सी। अब बात करते हैं 12वां क्वेश्चन की। तो जैसा कि 12वां क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि इसमें नंबर ऑफ मोल्स पूछा है ऑक्सीजन का और ये दे दिया हुआ है कि 1 लीटर एयर लेते हैं। 1 लीटर अगर हम लेते हैं एयर तो इस एयर में कितना है, 21% ऑक्सीजन है, ठीक है। तो अगर 1 लीटर एयर लेते हैं, इसमें 21% ऑक्सीजन है, तो हमें इसके नंबर ऑफ मोल्स, ऑक्सीजन के मोल्स कैलकुलेट करने हैं कि मोल्स कितना होगा, ठीक है, इसी डेटा से। तो देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको। तो सबसे पहले तो 21% अगर ऑक्सीजन है तो इससे पता चला कि अगर हम 100 ml एयर ले लेते हैं तो इसमें जो ऑक्सीजन होगा कितना होगा, 21 ml ऑक्सीजन हो जाएगा। अब यहाँ पे लिया गया 1 लीटर, तो अगर हम यहाँ पे 1 लीटर लेते हैं, 1 लीटर का मतलब हो गया कि 1000 ml। तो अगर 1000 में लेते हैं तो ये हो जाएगा 210 ml हो जाएगा, ये ऑक्सीजन हो गया। अब इसमें हमको निकालना है मोल्स। तो मोल्स का फार्मूला, एक फार्मूला वॉल्यूम के लिए भी होता है और वॉल्यूम अगर दिया हुआ है तो उसका फार्मूला होता है वॉल्यूम ml में और डिवाइड बाई 22400 ml। इसे डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे मोल निकल जाएगा। तो ये दिया हुआ है वॉल्यूम 210 और डिवाइड बाई 22400। इसको सॉल्व कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा आ जाएगा सी, 0.0093। तो ये आंसर हो गया
12वें क्वेश्चन का, ठीक है। अब बात करते हैं 13वां क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है कि विच आर द फॉलोइंग मोड ऑफ एक्सप्रेशन कंसंट्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। कौन सा है इसमें जो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। तो सेकंड क्वेश्चन जो मैं बताया था उसी टाइप का था। सेकंड क्वेश्चन में टेम्परेचर पे डिपेंड करता था, ये पूछा, इसमें टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। तो टेम्परेचर पे वो डिपेंड नहीं करेगा जिसमें दोनों तरफ, जिसमें लीटर नहीं होगा, जिसमें वॉल्यूम नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा मोलैलिटी। तो ये था 13वां क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, और बी दिया हुआ है मोलैलिटी। तो मोलैलिटी जो है टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा क्योंकि इसमें वॉल्यूम नहीं है, इसमें जो भी है मास है, ठीक है। अब 14 क्वेश्चन, अब आपको यहाँ दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया है, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कंपोजिशन ऑफ वेपर ओवर एन आइडियल 1:1 मोलर मिक्सचर ऑफ बेंजीन एंड टॉलुइन। अब इसमें दो लिया गया है, एक है बेंजीन और दूसरा लिया गया है टॉलुइन, ठीक है। अब जब ये दोनों लिया गया है, इन दोनों का 1:1 के रेशियो में लिया गया है और लिया जा रहा है किस पे, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अब इसमें पूछ रहा है कि ए का जो है, जो बेंजीन है, इसका जो वेपर प्रेशर आ रहा है 12.8 kPa आ रहा है और टॉलुइन का जो वेपर प्रेशर आ रहा है 3.85 kPa आ रहा है, ठीक है। दोनों का वेपर प्रेशर दे दिया गया है। अब इसमें यह है कि अगर इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है तो इसका मतलब ये हुआ, इससे दो चीज़ें निकल के आती हैं कि अगर इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा आ रहा है सेम टेम्परेचर पे, तो पहली चीज़ तो ये है कि ये ज़्यादा वोलेटाइल होगा, सेम टेम्परेचर पे ये ज़्यादा वोलेटाइल होगा इस वाले से। और दूसरी चीज़ क्या होगा कि अगर ज़्यादा वोलेटाइल है तो इसका अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इसका कम होगा और इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है कि द वेपर विल कंटेन इन हायर परसेंटेज ऑफ बेंजीन। तो बेंजीन का जो कंटेंट वेपर में होगा वो ज़्यादा होगा, तो ये भी सही है, ठीक है। ये ज़्यादा वोलेटाइल होगा तो इसका जो वेपर में कंटेंट होगा वो ज़्यादा होगा, तो इसका ऑप्शन ए सही है, ठीक है, कि वेपर में इसका कंटेंट ज़्यादा होगा क्योंकि ये ज़्यादा वोलेटाइल है। और ज़्यादा वोलेटाइल कैसे पता चला, क्योंकि इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा आ रहा है सेम टेम्परेचर पे। अब आपको दिख रहा है 15 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो वेपर प्रेशर दिया गया है वो है 732 mmHg है और 6.5 ग्राम सॉल्यूट को मिलाते हैं किसमें, 100 ग्राम वाटर में, ठीक है। तो 100 ग्राम वाटर में इतना ग्राम सॉल्यूट मिला रहे हैं तो वेपर प्रेशर ये आ जा रहा है, ठीक है, 100 टेम्परेचर पे। और साथ में क्या पूछा, साथ में क्या दिया हुआ है, केबी की वैल्यू दी गई। केबी की वैल्यू जो है 0.52, ये सॉल्वेंट, ये आपके सॉल्वेंट की वैल्यू दी गई है। सॉल्वेंट मतलब यहाँ पे क्या है, वाटर है, ये वाटर का ये होता है, ठीक है। अब इसमें पूछ क्या रहा है, इसमें पूछा है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस सोल्यूशन विल बी। तो जो सोल्यूशन बना उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा। तो सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट निकालने के लिए जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी वेपर प्रेशर वाला, एक तो उस फार्मूले को यूज करेंगे क्योंकि यहाँ वेपर प्रेशर दिया गया है, और दूसरा फार्मूला यूज करेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। दो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में दो फार्मूले थे, दोनों फार्मूले का यहाँ पे यूज है। तो जो पहला फार्मूला था उसका डेल्टा पी डिवाइड बाई पी नॉट इक्वल टू x2, ये फार्मूला था इसका फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का। तो इसमें डेल्टा पी की जो वैल्यू होगी, तो डेल्टा पी क्या है, चेंज इन वेपर प्रेशर। तो चेंज इन वेपर प्रेशर कितना होगा, अगर हम प्योर लेते हैं वाटर, तो अगर प्योर वाटर जो है वो 100 डिग्री टेम्परेचर पे इतना mmHg प्रेशर उसका देगा, क्योंकि जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री होता है, और बॉइलिंग पॉइंट पे जो वेपर प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये होता है, तो यही जिसका वेपर प्रेशर होगा वाटर का, ये हो गया। अब माइनस कर देंगे ये वाला, ये सोल्यूशन का, तो हो जाएगा 730, ये डायरेक्ट ये फार्मूला ही है ये, और डिवाइड बाई पी नॉट 760, इधर की तरफ ये आ गया। अब मोल फ्रैक्शन निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन अगर निकालना होता है, यहाँ बताते हैं x2, ये लिख देते हैं n2 डिवाइड बाई n1 प्लस n2। तो डाइल्यूट सोल्यूशन है, डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए ये वैल्यू यहाँ से हटा देते हैं, n2 बाई n1 हो जाता है। अब ये निकालना है, ये सॉल्यूट है, इसका मास दिया गया है कितना है 6.5, और डिवाइड बाई मोलर मास निकलते हैं, मोलर मास लिख देते हैं m, और नीचे लिखना है वाटर का। तो वाटर कितना है 100 ग्राम है, 100 मास हो गया, मोलर मास 18 हो गया, तो ये इसकी वैल्यू हो गई। तो ये इक्वल टू हो जाएगा 6.5 इंटू 18 डिवाइड बाई m
इंटू 100। इस वैल्यू से हमें इसका निकल जाएगा मॉलिक्यूलर मास। तो हमें मोलर मास पता चल गया, इसमें मॉलिक्यूलर मास कर दें चाहे मॉलिक्यूलर वेट कर दें, ये हमको यहाँ से इस वैल्यू से पता चल जाएगा। तो सबसे पहले तो हमारा ये डेटा निकल के आया, सबसे पहली चीज़। अब इसमें बॉइलिंग पॉइंट पूछा गया है, तो बॉइलिंग पॉइंट पूछा गया तो अब इसमें सेकंड फार्मूला लगाएंगे। सेकंड फार्मूला होता है डेल्टा टी इक्वल टू चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट कर सकते हैं या फिर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और ये किसके बराबर होता है, KB, और यहाँ पे होता है मोलेलिटी। ठीक है, अब इसमें जो KB है, KB का वैल्यू इतना दिया गया है 0.52। मोलेलिटी हम निकाल लेंगे, यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स के लिखते हैं मास, तो मास होगा ये, और मोलर मास इसकी वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करके यहाँ वैल्यू लिख देंगे m का, और नीचे लिखते हैं मास ऑफ सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट क्या है, वाटर, और वाटर 100 ग्राम, तो 100, और इसको लिख देंगे 1000 से क्योंकि वो ग्राम में दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा ये चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट आएगा या फिर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में कितना चेंजेज आ रहा है, कितना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है, तो ये पूरा कैलकुलेट करने पे जो इसकी वैल्यू आएगी 1.06 आता है। ठीक है, तो चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट इतना आ गया। अब चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट हमें पता चल गया, और जो प्योर सॉल्वेंट वाटर है उसका बॉइलिंग पॉइंट पता है। अब जब सॉल्यूट मिला दिए तो सॉल्यूशन बना, तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पूछा है, तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इसमें ये वैल्यू जोड़ देंगे क्योंकि इतने का चेंजेज आ रहा है, जो बॉइलिंग पॉइंट में चेंजेज आ रहा है सॉल्यूट मिलाने के बाद इतने का चेंजेज आ रहा है, तो ये वैल्यू इस वैल्यू में जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा। इस वैल्यू को इसमें जोड़ते हैं तो हो जाएगा 101.06, इतना डिग्री सेंटीग्रेड में दिया, डिग्री सेंटीग्रेड आंसर हो जाएगा। तो इसका जो आंसर है इसमें, इसका आंसर ए है, तो ए आंसर में सिर्फ इतना ही दिया हुआ है, तो ये आंसर हो जाएगा 101 डिग्री। तो ये था आपका 15 क्वेश्चन। अब बात करते हैं 16 क्वेश्चन की। तो 16 नंबर का क्वेश्चन जैसा कि दिख रहा है दिया हुआ है कि विच वन इज़ नॉट इक्वल टू 0 फॉर द आइडियल। तो आइडियल सोल्यूशन की अगर बात करते हैं तो आइडियल सोल्यूशन के लिए 4 इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, डेल्टा S मिक्सिंग, तो ये वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ठीक है, अगर आइडियल गैस की बात करते हैं तो आइडियल गैस के लिए डेल्टा S जो मिक्सिंग की वैल्यू होती है हमेशा पॉजिटिव होता है। एक होता है डेल्टा G मिक्सिंग, ये ऑलवेज निगेटिव होता है। ठीक है, ये दोनों ऑलवेज होगा आइडियल के केस में। ठीक है, ये है एंट्रोपी, ये है गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, ये है एंट्रोपी और ये गिब्स फ्री एनर्जी है। ठीक है, इसके अलावा जो डेल्टा H होता है, डेल्टा H मिक्सिंग, फोर्स होता है अट्रैक्टिव फोर्स, उसके बाद वॉल्यूम होता है चेंज इन वॉल्यूम, ये सब मिक्सिंग का है, ये सारा वैल्यू 0 होता है। ये सारा चीज़ आपको मिल जाएगा आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन के बारे में मैंने जो लेक्चर दिया था उसमें। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 16। तो 16 का आंसर हो जाएगा 0 कौन सा नहीं होगा, तो ए वाला, इसका ए आंसर दिया हुआ है, ए में यही दिया हुआ है कि ये वैल्यू दिया गया तो ये वैल्यू ए आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 भी सेम है कि कौन सा इसमें सेटिस्फाई नहीं करता आइडियल को, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यही वाला दिया हुआ है ऑप्शन इसमें भी, डेल्टा S मिक्सिंग इक्वल टू लिख दिया 0, तो 0 तो होता नहीं आइडियल सोल्यूशन के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। और आइडियल सोल्यूशन राउल्स लॉ को फॉलो करता है, ये भी इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। ये सारी चीज़ें पढ़ाई जा चुकी हैं। अब क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है कि प्योर लिक्विड है, एक है PA और दूसरा है PV, ये दोनों वेपर प्रेशर दिया गया है, वेपर प्रेशर दिया है 2 कंपोनेंटों का। अब इसमें ये कह रहा है कि अगर ये दोनों आइडियल बाइनरी सोल्यूशन बनाते हैं, ठीक है, ये दोनों आइडियल बाइनरी सोल्यूशन बनाते हैं और मोल फ्रैक्शन दिया है XA दिया हुआ है, मोल फ्रैक्शन ऑफ A। ठीक है, अब टोटल वेपर प्रेशर पूछ दिया है, P टोटल पूछ दिया है, तो PT निकालने के लिए सिंपल सा फार्मूला होता है P1 + P2। सोल्यूशन में इसका वेपर प्रेशर और प्लस इसका वेपर प्रेशर कितना होगा, जब सोल्यूशन बन गया तो इसका वेपर प्रेशर, इसका वेपर प्रेशर। ठीक है, तो P1 की जो वैल्यू होगी, P1 क्या है, सोल्यूशन में PA का वेपर प्रेशर और PB क्या है, सोल्यूशन में केवल B का वेपर प्रेशर। ठीक है, और ये प्योर कंडीशन में दिया गया है। ठीक है, तो हमें अगर P1 निकालना है तो P1 की जो वैल्यू होगा PA × मोल फ्रैक्शन ऑफ A। उसी तरह अगर P2 की वैल्यू निकालना हो तो हो जाएगा PB और मोल फ्रैक्शन ऑफ B, ये हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों को हमें x1 के रिस्पेक्ट में ही निकालना है,
तो x1 और x2, तो x2 को भी x1 में चेंज करना पड़ेगा, तो xa प्लस xb इक्वल टू होता है 1, दोनों मोल फ्रैक्शन है, दोनों मोल फ्रैक्शन का टोटल सम हमेशा 1 ही आएगा, तो ये होगा। तो अगर हमको इसको चेंज करना है तो ये वैल्यू इधर करेंगे, तो x b इक्वल टू 1 और इधर चला जाएगा माइनस x से, ठीक है, ये वैल्यू। अब ये वैल्यू यहाँ हमें पुट कर देना इसमें, इस इक्वेशन में, तो ये हो जाएगा x a प्लस इसकी वैल्यू पी बी और ये वैल्यू यहाँ रख देंगे, हो जाएगा 1 माइनस एक्स ए, ठीक है। अब हो जाएगा, इसको ये हो गया, अब इसको ओपन करेंगे तो हो जाएगा पी बी और माइनस पी बी एक्स ए। अब इन दोनों में हम क्या करना है, ये कॉमन लेना है एक्स से, तो ये वैल्यू इधर करते हैं, तो ये हो जाएगा पी बी प्लस पी ए एक्स ए, ये हो गया। फिर इस वैल्यू को लिखना है पी बी एक्स ए, ठीक है। अब इसको तो एज इट इज लिख देंगे और इसमें एक्स ए कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट में बचेगा पी ए माइनस पी बी, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन ऑप्शन में डी का दिया गया है, ठीक है, तो इसका आंसर हो गया डी, ठीक है, तो इसका आंसर डी है। अब बात करते हैं 19 क्वेश्चन की। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया हुआ है, एक है क्लोरोफॉर्म CHCl3 और दूसरा है CH2Cl2। 25 डिग्री टेम्परेचर की अगर बात करते हैं तो इसका जो वेपर प्रेशर आ रहा है ये दिया हुआ है 200 mmHg और इसका आ रहा है 41.5 mmHg, ठीक है। अब आगे दिया हुआ है कि अगर ये क्लोरोफॉर्म हम लेते हैं 25.5 ग्राम और इसको हम लेते हैं 40 ग्राम, ठीक है, ये दोनों लेते हैं, दोनों को मिला के एक सोल्यूशन बनाते हैं, तो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर पूछ दिया है, ठीक है। साथ में इसका जो मॉलिक्यूलर मास भी दिया है, इसका जो मॉलिक्यूलर मास है 119.5 है, इसका जो मॉलिक्यूलर मास निकल के आया है वो है 85 U, ठीक है। ये दोनों का मॉलिक्यूलर मास भी क्वेश्चन में दे दिया गया है, ठीक है। तो अब इसे निकालना है, तो सिंपल फार्मूला लिखते हैं PT इक्वल टू P1 प्लस P2, P1 प्लस P2। P1 को लिख सकते हैं P नॉट A एक्स ए प्लस इसको लिख सकते हैं P नॉट B एक्स बी। इसी को सॉल्व करना है हमें, तो ये इसको मानते हैं 1A मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं B, ठीक है। तो P नॉट A जो होगा, तो P नॉट A ये हो गया, लिख देंगे 200 और XA की वैल्यू निकालना है, तो XA की वैल्यू जो आएगी वो आएगी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 1 डिवाइड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 2। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 1, इसका नंबर ऑफ मोल निकालना है, तो कितना दिया हुआ है 25.5 मास डिवाइड बाई मोलर मास, और मोलर मास इसका है 119.5 और डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ सेकंड कंपोनेंट का या 40 ग्राम और मॉलिक्यूलर मास है 85, ठीक है। तो इस तरीके से XA की वैल्यू आ जाएगी और इसी तरह हम XB की वैल्यू निकाल लेंगे, तो XB की वैल्यू डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, 1 माइनस XA करके XB की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब इसमें हम पुट कर देंगे यहाँ पे XA की वैल्यू और साथ में P नॉट B की वैल्यू ये दी गई 41.5 और इसी तरह XB की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, XB की वैल्यू, तो XA XB की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करके यहाँ पुट कर देंगे, इसको सॉल्व करेंगे, टोटल वेपर प्रेशर आपको यहाँ पे कैलकुलेट कर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, इस पूरे का कैलकुलेशन आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा, वहाँ से आपको एक एक पूरा कैलकुलेशन भी देख सकते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया हुआ है कि एक एक्वस सोल्यूशन है 1 मोलर KI का एक्वस सोल्यूशन है, ठीक है। अब इसमें ये कह रहा है कि अगर वेपर प्रेशर को अगर हम इंक्रीज कराना है, ठीक है, तो इंक्रीज कराने के लिए 4 ऑप्शन दिए कि इसमें से हम क्या कराएं कि वेपर प्रेशर इंक्रीज कर जाए। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि NaCl को हम ऐड कर देते हैं। NaCl क्या है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है और सॉल्यूट को कभी भी ऐड करेंगे तो वेपर प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज करता है। तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि अगर वो ऐड करेंगे तो वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा। सेकंड ऑप्शन में Na2SO4 को ऐड करने को बोल रहा है, ये भी क्या है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, इससे भी वेपर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा, लेकिन हमें क्या करना है, इंक्रीज करना है। तीसरा ऑप्शन दिया है कि इसमें 1 मोलर KI को ऐड करेंगे, तो अगर 1 मोलर पहले से ही ये दिया हुआ है और 1 मोलर ही अगर हम ऐड करते हैं तो वेपर प्रेशर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फोर्थ ऑप्शन दिया है कि इसमें वाटर को ऐड करते हैं, तो
तो वाटर को जब ऐड करेंगे तो क्या होगा, डाइल्यूट हो जाएगा, उसमें नंबर ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो सॉल्यूट के पार्टिकल कम हो जाएंगे तो इसका मतलब वेपर प्रेशर सोल्यूशन का इंक्रीज कर जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 20 का डी। तो 20 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, अब है 21वां क्वेश्चन 21। तो 21 क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि एसीटोन दिया हुआ है, एसीटोन और साथ में इसमें है एथेनॉल। ये पूछा है कि ये सोल्यूशन जो है वो किसका है, राउल्स लॉ को फॉलो करेगा या फिर निगेटिव डेविएशन होगा या पॉजिटिव डेविएशन होगा, ये सारा कुछ इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इसका भी मैंने आपको सोल्यूशन में जब निगेटिव डेविएशन और पॉजिटिव डेविएशन पढ़ाया था तो उसके जस्ट नेक्स्ट लेक्चर में इसका एक मैंने आपको ट्रिक बताया था कि आइडियल सोल्यूशन है तो किस कॉम्बिनेशन, अगर किस कॉम्बिनेशन में रहे तो उसको आइडियल सोल्यूशन बोलेंगे, किस कॉम्बिनेशन में रहे तो उसको पॉजिटिव डेविएटेड बोलेंगे, और किस कॉम्बिनेशन में अगर रहे तो उसको निगेटिव। इसका सबका एक ट्रिक बना रखे हैं तो उसका आपको मिल जाएगा, आप चाहे तो वहाँ पे भी देख सकते हैं। तो अगर किसी भी सोल्यूशन में अगर एथेनॉल होता है या फिर सिंपल सा कह दे कि एल्कोहल अगर है तो वो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। तो यहाँ पे भी सोल्यूशन में क्या है, ये एल्कोहल है, तो एल्कोहल अगर इस एक कंपोनेंट अगर एल्कोहल है तो ये क्या होगा, पॉजिटिव डेविएशन होगा, तो यहाँ पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ए आंसर दिया हुआ है कि शो ए पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। ठीक है, अब है 22वां क्वेश्चन। ठीक है, तो 22वां क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दो कंपोनेंट है, दो लिक्विड है पी और क्यू। ठीक है, और दोनों का वेपर प्रेशर दिया, इसका वेपर प्रेशर दे दिया है 80 और इसका दे दिया गया है 60 टॉर। टॉर भी एक यूनिट होती है प्रेशर का। ठीक है, तो दोनों का वेपर प्रेशर दिया है। अब पूछा गया टोटल वेपर प्रेशर द सोल्यूशन ऑब्टेन बाय द मिक्सिंग। अगर इसका हम 3 मोल ले लें और इसका 2 मोल ले लें तो टोटल वेपर प्रेशर पूछ दिया है। तो सिंपल सा है, टोटल वेपर प्रेशर निकालने के लिए सिंपल सा फार्मूला यूज करते हैं। तो P1 प्लस P2, P1 को लिख सकते हैं P01 x1 प्लस P02 x2। P01 यही दिया गया, ये कितना है 80, और x1 की वैल्यू x1 का निकालना है तो x1 के नंबर ऑफ मोल्स कितना है 3, और डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स 3 प्लस 2 हो जाएगा 5। इसी तरह x2 अगर निकालना है तो x2 निकालने के लिए ऊपर क्या लिखेंगे, 2 का नंबर ऑफ मोल्स 2 और डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.6 और ये 0.4। ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो x1 की वैल्यू यहाँ लिख देंगे मल्टीप्लाई 0.6 और प्लस ये वैल्यू दिया है 60 और मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें 0.4 का। इसे सॉल्व करेंगे तो टोटल वेपर प्रेशर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 22। तो ये क्वेश्चन नंबर 22 है। अब आपको जैसे क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ डिस्प्ले हो रहा है, इसमें जो दिया हुआ है H1, H2 और H3 ये 3 दिया हुआ है। तो 3 ये क्या एंथैल्पी है। तो H1 दिया है सॉल्वेंट का, H2 दिया है सॉल्यूट का और H3 दिया है सॉल्यूशन का। तो इसका अगर आइडियल सॉल्यूशन अगर बनता है तो यहाँ पे जो पूरे सॉल्यूशन का होगा, यहाँ पे होगा डेल्टा H1, जो सॉल्यूशन की बात करेंगे तो हो जाएगा डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3। ये किसके अकॉर्डिंग है, हेस लॉ के अकॉर्डिंग। तो इसके अकॉर्डिंग ये आंसर आएगा इसका। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। तो 23 का आंसर होगा बी। अब है 24। तो 24 वाले क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है कि राउल्स लॉ को फॉलो कर रहा है। ए और बी 2 कंपोनेंट है। अगर 2 कंपोनेंट है तो इसमें अट्रैक्टिव फोर्स का ऑप्शन दिया गया। तो पहले ए बी का जो अट्रैक्टिव फोर्स है ग्रेटर है। तो आइडियल केस में क्या होता है, जो 2 कंपोनेंट होता है उसका अट्रैक्टिव फोर्स सोल्यूशन के अट्रैक्टिव फोर्स के बराबर होता है। तो जो ए का अट्रैक्टिव फोर्स होगा और बी का अट्रैक्टिव फोर्स होगा वो किसके बराबर होगा, ए बी के अट्रैक्टिव फोर्स के बराबर होगा। ये भी आइडियल सोल्यूशन में इसके बारे में डिटेल बताया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। सी में दिया हुआ है ए बी अट्रैक्टिव फोर्स रिमेन सेम एज ए एंड बी बी। ठीक है, तो इसका हो गया 24 वाला क्वेश्चन का आंसर सी। अब है 25th थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। 25th में दिया है कि अगर द बीम आर कुकिंग अर्लियर इन प्रेशर कुकर में बीन्स को क्यों जल्दी से पक जाते हैं, दाल है ये सारी चीज़ें क्यों जल्दी पक जाती हैं। तो उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न है इसमें ए हो जाए कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है अगर प्रेशर इंक्रीज करता है। तो उसके अंदर क्या होता है, प्रेशर इंक्रीज कर जाता है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज कर जाता है, जिसके कारण वो आसानी से गल जाता है। ठीक है, तो इस 25th का आंसर हो जाएगा ए।